नमस्कार। मेरे ख्याल से आप मुझे काफ़ी वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं। मैं आपसे रूबरू हुआ लगभग 1998 के बाद। ज्योतिषाचार्य अशोक वासुदेव पहचानते ज़रूर होंगे, आवाज़ पहचानते होंगे। मेरा शोध रहा है ज्योतिष विज्ञान के ऊपर। इसको शब्द मैंने विज्ञान ही दिया है। ज्ञान एक अलग बात होती है, वो प्रभु कृपा से आपके पास आता है, जो हमारे शास्त्रों में विदित है, लिखा गया है। आज मैं आपके रूबरू इसलिए हुआ हूँ क्योंकि कुछ ग्रहों की स्थिति आने वाले समय के अंदर जो बन रही है, उसमें विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न किताबों में या फिर मैगजीन्स में, पंचांगों में उसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि मल्टीपल ग्रह योग बन रहा है। सारे ग्रह, 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह, कोई सभी ग्रह भी इकट्ठे हो रहे हैं, इस तरह से बोल करके कि शायद कुछ होने वाला है, कोई विश्व युद्ध हो सकता है, कोई महामारी फैल सकती है। इसके ऊपर कुछ शोध कार्य करने के लिए मुझे उद्यत किया मेरे मित्रों ने। मेरे मित्र बहुत शोध कार्य में व्यस्त हैं, ज्योतिष कार्य में व्यस्त हैं, प्लस कुछ और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के किताबें लिखते हैं, बाकी चीज़ें लिखते हैं, जिन्होंने मुझे इसके लिए उद्यत किया कि आप इसके ऊपर कुछ कार्य कीजिए। मैंने 10-15 दिन, 20 दिन लगा करके इस पर कुछ कार्य किया और फिर देखा कि जब भी युग परिवर्तन होता है तो उस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि सब ग्रह एक जगह पर आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी गणनाएं जो सप्तऋषियों से लेकर के आपके जहाँ आप बैठे हैं, फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ तक जा करके हमारा ब्रह्मांड फैला हुआ है। केवल ब्रह्मांड एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा सैटर्नाइन प्लैनेट्स तक सीमित नहीं है, जहाँ से हमारी गणनाएं आती हैं। 4 युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग में हमारा पदार्पण हुआ है। 5122 वर्ष के आसपास हो गए हमें कलयुग के अंदर आए हुए। जब भी युग परिवर्तन हुआ है, जब भी कुछ परिवर्तन की स्थितियाँ आई हैं ब्रह्मांड के अंदर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि युग परिवर्तन की क्या परिवर्तन जो हैं जिस समय होते हैं, कोई बड़ा एपिसोड दुनिया के अंदर होता है, वर्ल्ड के अंदर होता है। जैसे सतयुग से त्रेता की ओर आगमन हुआ तो आखिरी वर्ष जो सतयुग के बचे थे, वहाँ पर कुछ बहुत बड़े परिवर्तन हुए। दशावतार हुए और दशावतार आने के पश्चात में त्रेता युग का आगमन हुआ। जब त्रेता युग समाप्त होने लगा तो राम जी आए और उन्होंने राक्षसों का नाश किया। उसके बाद द्वापर आया तो कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में जाकर के, उस समय भी इस तरह के ग्रहों का योग बना था। अब कलयुग है, लगभग 4,20,000 साल का कलयुग है। भ्रांति फैलाते हैं कल की महाराज का जन्म होगा, नहीं होगा भाई। कलयुग समाप्ति नहीं, 5122 वर्ष हुए हैं केवल इस चीज के। मेरा ज्योतिष लोगों के साथ समन्वय करने का लगभग 35 वर्ष से मैं कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से 6 या 7 जनरेशन से मेरे वासुदेव, वशिष्ठ वासुदेव जो परिवार है, वो 7 जनरेशन से ज्योतिष में संलग्न हैं। आगे विद्यार्थी हैं, मेरे कुछ मित्र हैं, बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं इनके ऊपर। जिन सब से लेकर के मैंने ये जो आज विश्लेषण कर रहा हूँ, उस विश्लेषण को मैंने बहुत रिसर्च करके, शोध कार्य करके आपके लिए बनाया है। अब देखिए क्या चीज़ होती है ये। मैं आपको एक एपिसोड शास्त्र का बता देता हूँ कि जिस समय त्रेता युग समाप्त होने लगा तो रावण प्रकांड ब्राह्मण थे, 10 दिशाओं के ज्ञाता थे। जो बताया गया है वो बात एक अलग है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में उनको एक प्रकांड ब्राह्मण, 3 लोकों का राजा बताया गया। उन्होंने अपनी पत्नी से, मंदोदरी से पूछा, जो कि मैं राक्षस की पत्नी थी, बहुत ज्ञाता थी। उनसे पूछा कि भाई युग समाप्त होने वाला है, तो मुझे ये बताओ कि अब द्वापर आएगा तो मुझे तो समाप्त होना पड़ेगा, मेरे नाभि में तो अमृत है, कैसे जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भाई अपने गुरु महाराज से पूछे। गुरु कौन? उनके शिव गुरु थे। वॉक इन समझ लीजिए आप, नॉकिंग नहीं करना पड़ता था उनको कैलाश पर्वत जाने के लिए। तो एक युग परिवर्तन है। उसी तरह से राम जी, वाल्मीकि रामायण में भी ये बताया गया, जिस समय युग समाप्त होने लगा उस समय भी मृत्यु काल ने अपना एक प्रयोजन किया। दुर्वासा ऋषि आए, जो भी जैसा कहानियों में बताया। उसी तरह से जब ये द्वापर समाप्त होकर के कलयुग आने लगा तो भी अर्जुन ने यह प्रश्न उनसे पूछा। तो उन्होंने क्या दिखाया? एक काला घोड़ा, और काला घोड़ा भी कैसा,
एक लौह पुरुष, नग्न लौह पुरुष, जिसके हाथ में लिंग है, तेल से नहाया हुआ है। और उसका जब तात्पर्य अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से कि उन्होंने कहा कि ये कल पुर्जों का संसार आ रहा है, मशीन का संसार आ रहा है, लोगों के अंदर अविद्या रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा। उन ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या कहा कि जिस समय ऋषि पराशर ने ये विज्ञान लिखा सतयुग के अंदर, उन्होंने कहा कि कलयुग में मंदबुद्धि इंसान पैदा होंगे, उन्हें ज्योतिष की आवश्यकता पड़ेगी। वो एक अच्छे ब्राह्मण से बैठ करके इस बात से ज्ञान करे कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, क्या आने वाला समय कैसा है और हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, क्या करें। इस बात का जवाब हमारा ज्योतिष विज्ञान देता है। अब आप एक चीज देखिए, जितना शोध हमने किया है इसके ऊपर, 30 मार्च 2025 वहां से मैं शुरू करके आपको थोड़ा सा पीछे लेके जरूर जाऊंगा। यहां पर सभी ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। मैं सभी ग्रह कह रहा हूं, पंच ग्रही योग, षष्ठ ग्रही योग नहीं। हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर जब हम दृष्टि देखते हैं ग्रहों की या उनका पोजीशन देखते हैं कहां पर पॉजिटेड है, तो वो PAC कनेक्शन होता है, पॉजिटेड, एस्पेक्टेड और कंजंक्ट। तो पॉजिटेड तो मीन राशि में है, लेकिन एस्पेक्ट और कंजंक्शन जो है ग्रहों का, वो सारे के सारे ग्रहों का कन्या राशि के ऊपर बन रहा है। और एक और अद्भुत स्थिति है, मैंने 1857 से डेटा उठाया इसका, जब जिसको इंडियन मुटनी कहते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं कि हमारा प्रथम आज़ादी का युद्ध जब शुरू हुआ और समाप्त भी हुआ, उसके बाद में हमारा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, चाइना एग्रेशन हुआ, 1971 की वॉर हुई, या भारतवर्ष में और भी कोई एपिसोड्स हुए, उनको मैंने इकट्ठा करके कुछ सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो हमारे ज्योतिष विज्ञान के अंदर दिखाई दी मुझे, जो आज 30 मार्च 2024 को हुई है। और इससे थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ आपको, 29 दिसंबर 2019, वहाँ पर सभी ग्रह तो नहीं थे, लेकिन PAC कंजंक्शन सभी ग्रहों का बना उसमें, धनु राशि के अंदर। और मंगल और शुक्र जो थे वो भी उनके साथी होने के कारण उन्होंने कहा कि भाई इसका भी हम योग बना ही लेते हैं। अब हुआ क्या, उस समय मैं एक चैनल पे बैठा था 29 दिसंबर 2019 को, तो वहाँ मेरे साथ 2 वैज्ञानिक बैठे थे, एक ज्योतिषाचार्य हमारे साथ और थे। तो वहाँ पर इसका विवेचन हुआ कि क्या होगा। उस समय भी मैंने एक शब्द यूज किया था कि ये जो योग आया है ये मैंने नहीं देखा, इस पर शोध करना पड़ेगा, इसके रिपरकशंस क्या होते हैं, इसके आगे आने वाले समय क्या होगा। तो मैंने एक शब्द यूज किया था कि भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ और ना आने वाले समय में शायद होगा, क्योंकि मैंने आगे की पोजीशन तो देखी। और उसके बाद क्या, ऐसा लगा कि शायद विश्व युद्ध हो जाएगा, महामारी हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोजकों से मृत्यु हो सकती है विश्व के अंदर, और हमें नहीं पता था कि क्या होगा। क्यों? वो विद्ध माता के गर्भ में छुपा हुआ विज्ञान था कि जो सीक्रेसी ब्रह्मा जी ने रखी है ग्रहों के बीच में, उसका ज्ञान एक मेरे जैसे कम बुद्धि के इंसान को मेरे ख्याल जानना मुश्किल है, मैं कहूँगा असंभव है। लेकिन एक शब्दावली मैंने इसकी दी है, जब हम इस ज्ञान को पढ़ते हैं, ज्योतिष विज्ञान को, तो वी कैन पीप इनटू द फ्यूचर, थोड़ा झांक सकते हैं, जैसे दरवाजे में से झांकते हैं ना, थोड़ा सा झांक सकते हैं। तो अब ये जो योग बन रहा है इसमें क्या होगा। मैंने 30 मार्च 2024 की कुंडली बनाई है। ऐसा नहीं है कि उसी दिन कुछ हो जाएगा, जैसे 29 दिसंबर 2019 को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोरोना कहाँ फैला, जाकर के जुलाई अगस्त 2020 के अंदर, और पीक कहाँ हुआ 2022 में। तो ये भी किसी चीज़ का गर्भाधान है। ये जिसको बोलते हैं कि जैसे 9 महीने लगते हैं माता के गर्भ में बच्चा पैदा होने के लिए, उसी तरह से इसको कितना समय लगेगा ये आने वाला समय बताएगा। अब क्या हो सकता है, मीन राशि और उसके बाद कन्या राशि। ब्रह्मांड को हमारे ऋषियों ने पूरे 12 राशियों में बांटा है, और भारतवर्ष का जो राशि है, भारतवर्ष का जो स्थान है जहाँ हम भारतवर्ष हैं, आपके यहाँ पंडित जी पूजा करने आते हैं, देखिए आप क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे भरतवर्ष, और फिर जहाँ पर आप इकट्ठे वो अलग क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र।
यानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश या फिर तमिलनाडु प्रदेश, कहाँ भी थे। तो वो एक जो जम्बू द्वीप है, वो जम्बू द्वीप का नक्शा भी वराहमिहिर ने अपनी किताब में दिया हुआ है। वो क्या नक्शा है? जम्बू द्वीप को उन्होंने टर्की से लेके, इस्तांबुल से लेकर के पूरे रशिया में घुमाया और उसके बाद घुमा करके सीधा भारतवर्ष, नेपाल लेकर के और चाइना का भी कुछ, तिब्बत का पोर्शन लेके वहां तक का एक द्वीप बनाया। अब आप देखेंगे अद्भुत स्थिति क्या है। जितने सदगुरु हुए, जितने अवतार हुए, वो इसी धरती पर हुए। चाहे जीसस थे, चाहे मोहम्मद थे, चाहे संत तुकाराम थे, चाहे कृष्ण जी का जन्म हुआ, चाहे किसी ने भी अवतार लिया, और यहीं से सब शास्त्रों का उद्गम हुआ, यहीं से सब शास्त्र लिखे गए, यहीं से गुरुओं ने आकर के उनके मुख से वाणी निकली है। चाहे जीसस के मुख से बाइबल निकली, मोहम्मद साहब के मुख से 30 आयतें निकली, और कृष्ण जी के मुख से 45 मिनट के अंदर 700 श्लोक गीता के निकले। ये अद्भुत स्थितियां बनती हैं ग्रहों की। और महाभारत के युद्ध में भी जो ग्रहों की स्थिति बताई गई थी, उन्होंने कहा कि वो इसी तरह से बहुत ग्रही योग बना हुआ था, और महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण लगा था। इस वर्ष में 2025 में 2 चंद्र ग्रहण लग रहे हैं। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 3 सूर्य ग्रहण लगेंगे पूरे 2025 से लेके 2026 10 मार्च तक, जहां तक हम एक संवत का वर्ष मानते हैं। अब यहाँ पर इसके बीच में क्या होगा, मैं ये कहूँगा कि शायद चंद्र ग्रहण केवल हमारे यहाँ दिख रहे हैं तो मन चंद्र मन सो जाता, मन का कारक रहता है। तो यहाँ पर शायद कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी हो कि उनके मन को ग्रहण लगेगा, भारतवर्ष और जम्बू द्वीप का पूरा स्थिति में। अब युद्ध कहाँ हो सकता है? हमने जो कुंडली बनाई है पूरे विश्व की, उसके ऊपर हमने वराहमिहिर का पूरा जो हॉरोस्कोप है, पूरे विश्व के जो धरती हमारे पास जो है, उस धरती के ऊपर बनाया। तो भारतवर्ष को हमने मकर राशि दे दिया। इंपैक्ट कहां पड़ रहा है? सारा ऊपर से रशिया है, उसके बीच में से सारी आर्क निकल करके आपके अमेरिका की तरफ को आ रही है। और अगर 12 नंबर राशि मीन राशि और इधर से कन्या राशि के बीच में राहु केतु का एक्सिस भी है। एक अद्भुत स्थिति और मैंने देखी है, जो मैंने बनाई है। कोरोना काल, इस साल का नववर्ष, जगत कुंडली इस साल की, संवत 2082, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और इंडियन मुटनी और चाइना वार। इसमें से 90% में राहु केतु का जो एक्सेस है वो मीन राशि और कन्या राशि के बीच में है। अब राहु केतु तो ग्रह नहीं, छाया ग्रह, लेकिन नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर का एक इंडिकेशन दिया गया, टेट दिया गया है। 23.5 डिग्री आयनांश की तरफ झुका हुआ है ये राहु केतु एक्सिस। और आज वैज्ञानिक भी 400 वर्ष के पश्चात 0.0000 समथिंग बोलते हैं कि धरती थोड़ी टिल्ट करती है। और देखिए हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत गणनाएं देखिए, बिना किसी माइक्रोस्कोप के, बिना किसी बात के, उन्होंने पहले ही आयनांश 23.5 डिग्री झुका दी और 400 वर्ष के पश्चात थोड़ा टिल्ट करता है। अब 400 वर्ष कहाँ से, कौन सी कैलकुलेशन से नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने जब से किया तब से मान लिया 400 वर्ष को। तो हो सकता है यही हो, विश्व के अंदर कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, तो एक नए समीकरण पैदा होंगे, एक नए समीकरण पैदा होंगे। आज कुछ ग्रुप बने हुए हैं वर्ल्ड में, आपने देखा होगा वर्ल्ड वार के बाद में यूएनओ बन गया। और मुझे ये लगता है, नोट करिएगा कि यूएनओ भंग हो जाएगा। ट्रंप ने कुछ इंडिकेशन इसके दे गए। मैं यूनेस्को को नहीं मानता, मैं उनके बैंक को नहीं मानता, मैं उनके कोर्ट को नहीं मानता। तो भाई किसको मानते हो? तुमने तो बनाया था। उसके बाद ब्रिक्स वालों को भी धमकी दे दी, अरे भैया तुम डॉलर को नहीं मान रहे हो, जरा भंग करो इसको। उसके बाद क्या बोला, जब मैं जीतूंगा तो मैं यूक्रेन की वार 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। और आज क्या बोल रहे हैं? वो तो व्यंग्य था, आई मेड ए जोक ऑफ इट। क्या तमाशा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप एक पावरफुल कंट्री के हेड हैं, यू आर ए नंबर 1 सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, आप मजाक करेंगे क्या दुनिया के साथ? तो ये मजाक ही हो रहा है। ये जो सप्तग्रही सब ग्रहों का जो योग बना है मीन राशि में, उसमें इसमें जम्बू द्वीप जो है वो द्वीप उठेगा ऊपर, और जो बाकी के द्वीप जो है बने हुए हैं 7 द्वीप उस समय भी ब्राह्मण ने बताए थे,
इसका मतलब मीन राशि से लेकर के और कन्या राशि के बीच में जो द्वीप आते हैं उसके अंदर क्या आ गया, उसके अंदर आपका पूरा यूरोप आ गया, कनाडा आ गया, अमेरिका आ गया, और सारा का सारा आर्क देखिए, और उसके बाद में नीचे का जो सागर है वो भी आ गया। तो ये बड़े दिनों से शोर मचा रहे हैं कि वायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो सकता है, या एटमॉस्फेयर में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो सागर प्रशांत दिखाई दे रहा है इस गणनाओं के बाद में 2025, 2026 या 2027 के आसपास शायद उनका भी कुछ नॉमेनक्लेचर बदलेगा, नेचर बदलेगी, उसको नेचर बदलेगी। और भारतवर्ष का जहाँ तक सवाल है, अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ कि रशिया, इंडिया नहीं, पहले वर्ल्ड की स्थिति बता देता हूँ। रशिया, यूरोप और कनाडा और अमेरिका, इनकी इकॉनमी आने वाले 2 वर्ष में खराब होने वाली है। 2005 के अंदर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने ये बात बोली थी कि 2020 के बाद भारत एक सुपर पावर बनने वाला है, भारत एक बहुत अच्छी स्थिति, आर्थिक स्थिति में जाने वाला है। और आने वाले समय के उस 2020 के बाद में हमारे बच्चे बाहर जाके नौकरी नहीं करेंगे, उनको यहीं पर सब कुछ मिलेगा। शायद स्थिति आ रही है, देखिए आप थोड़ा सा अपने विजन को उठा करके देखिए, शायद ये स्थिति आ रही है और हम एक सुपर पावर की तरफ को मूव कर रहे हैं। उसका एक मूव मैंने देखा, न्यूज़पेपर रिपोर्ट मैंने पढ़ी, हमारा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है वो ये कह रहा है कि मुझे कोई बाहर से हवाई जहाज खरीदने की जरूरत नहीं है भाई, मुझे जैगुआर नहीं चाहिए, F-35 नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं अपने R&D विंग जो हमारा है, इसरो है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप अपने हवाई जहाज बना लिया, हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर बना लेंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस व्यक्ति का जिस भी देश का अगर बॉर्डर मजबूत है तो उस देश को कोई नहीं हिला सकता है। और आज देश के अंदर एकजुटता दिखाई दे रही है। बाकी चीज़ें छोड़िए, राजनीति के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब नहीं है, हमें देश के उत्थान की बात करनी है, पतन की बात नहीं करनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो योग बन रहा है इसके अंदर आप देखेंगे कि भारतवर्ष के अंदर कुछ नए रिसर्च सेंटर खुलेंगे। राहु केतु का एक्सेस देखिए कहाँ जा रहा है आपका, अगर भारतवर्ष की कुंडली भी मैं देख लूँ तो राहु केतु का एक्सेस आपका नॉर्थ ईस्ट से लेकर के और आपके बेंगलोर की तरफ को जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर कुछ रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, कुछ खनिज पदार्थ वहाँ निकलेंगे, और उसके बाद बेंगलोर और ये वाली जो बेल्ट आपके पास आ रही है यहाँ पर कुछ अच्छे रिसर्च कार्य जो है वो आपको दिखाई देंगे। हमारे जितने इसरो और बाकी जितने भी हमारे सेंटर्स हैं वो शायद साउथ ऑफ इंडिया में हैं, और खनिज पदार्थ जो अभी तक भारतवर्ष को नहीं मिले वो सारे आपको अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और जो म्यांमार से लगते हुए स्टेट्स हैं वो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैंने कहा ये बड़ी चीज़ का गर्भाधान है, बहुत बड़ी चीज़ का गर्भाधान है। इनोसेंटली बोला या फिर राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि भारत एक अखंड भारत बनेगा। अखंड भारत का जो नक्शा दिया गया हमारे शास्त्रों में, रामवीर जी ने दिया है, वो म्यांमार से लेकर के पूरा नेपाल, हमारा शिव स्थान जो तिब्बत है वो, और अफगानिस्तान से लेकर के पूरा इसके अंदर लंका वगैरह आता है। तो मुझे लगता है कि चाहे इनोसेंटली बोला हो, पॉलिटिकल पार्टी से बोला हो, लेकिन आने वाले समय में ये अखंड भारत तो बनेगा, 100% बनेगा। यही योग मुझे दिखाई दे रहा है। मैं अपनी जो ज्योतिष की गणनाएं हैं उसके अंदर मैं अपने राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी और नो मोदी जी, इंदिरा जी और नो इंदिरा जी, ब्राह्मवीर जी के हिसाब से देश का भविष्य होता है, मातृभूमि का भविष्य होता है। और कहते हैं यथा प्रजा तथा राजा, यथा राजा तथा प्रजा नहीं है। ये शास्त्रों में लिखी हुई भाषाएं है हमारी। तो हमारे देश की प्रजा को अब पता लग गया कि हमें थूकना कहाँ है, टॉयलेट कैसे यूज करना है, सड़कों पर कैसे चलना है, अपने देश की इज्जत को दूसरे देशों में जाकर के कैसे बचाना है। ये अब इस तरह की मानसिकताएं अपने अंदर पैदा हो गई। मैं नहीं कहूँगा ये मोदी जी ने आपको याद दिलाया, नहीं, लेकिन आने वाले, वो हमेशा तो नहीं रहने वाले, लेकिन मैं जो 2030, 32 या 2040, 2050, क्योंकि अगर 2020 में गर्भाधान हुआ है देश के एक सुपर पावर बनने के लिए, तो एटलीस्ट अगर 9 महीने में बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से,
तो हमें कम से कम भी भाई साहब 9 साल तो लगेंगे। 9 साल नहीं लगेंगे तो 90 वर्ष तो लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला जो समय जो है वो भारतवर्ष का समय है। और भारतवर्ष एक पीसफुल कंट्री, बिना किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किए हुए, बिना किसी दूसरे की ज़मीन को हथियाए हुए, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार केवल बोल करके किया हमने। किसी और धर्म की तरह से हमने तलवार से किसी को कन्वर्ट नहीं किया है। बुद्ध यहाँ नहीं हुए लेकिन बुद्ध पूरे विश्व के अंदर फैल गया, सबसे बड़ी पॉपुलेशन लेके बैठे हम। तो ये हमारा देन है पूरे विश्व के अंदर। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत्। ये एक नोशन लेकर के भारतवर्ष चलेगा। और ये केवल भाषण नहीं है भाई साहब, सुनिए, केवल भाषण नहीं है, केवल कहना नहीं है। आने वाला समय देखेगा इस बात को, जो आज रिकॉर्ड करके हम आपको भेज रहे हैं। मेरे सभी मित्रों ने मुझे प्रेरित किया इस बात के लिए कि आप अपने विचार अवश्य रखें। धन्यवाद।